स्क्रीन आई थिंक सभी को शेयर हो रही होगी। कोशिश करें कि अपने वीडियो ऑन करके रखें, अदरवाइज सभी के अगर फोटोज देखेंगे तो शायद मुझे भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमारे म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डीजे का किस तरह से रोल होता है। तो जो डीजे होते हैं ये हम देख चुके हैं, इनका एक्सपर्टीज किस में होना चाहिए, नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोकस एरिया ये सेम होता है जो ट्रेडिशनल में होता है। फिर यहाँ पर जो नंबर ऑफ डीजेजेस होते हैं वो 4 होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल में हमने क्या देखा था कि 5 डीजेजेस होते हैं और सभी के पास 10 मार्क्स होते हैं। और ट्रेडिशनल में कितने मार्क्स थे डीजेस के पास? 8। यहाँ पर 10 मार्क्स होते हैं और जो आसन एथलीट कर रहा है वो कितना फुलफिल कर रहा है और कहाँ कहाँ उसके जो की जजिंग पॉइंट्स होते हैं वो मिस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग पर वो मार्क्स को डिडक्ट करता है, उसके डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। और फिर जब लास्ट में फाइनल डी स्कोर हम एथलीट का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो 4 डी जजेस हैं उनमें से जिस डी जज ने सबसे मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं और जिसके सबसे मिनिमम है वो 2 मार्क्स हम अलग कर देते हैं। बचे हुए जो बीच के 2 डी जज हैं जिनके मार्क्स मीडियम है उन दोनों को प्लस करके उसका एवरेज निकालते हैं। तो इस तरह से ये उस एथलीट के डी जज के मार्क्स फाइनल होते हैं। अब इसकी जो एरिना होता है तो यहाँ पर सिंगल के लिए 8x8 मीटर का होता है और बाकी पेयर्स के लिए 10x10 मीटर का होता है। इसके अरेंजमेंट्स किस तरह से होते हैं कि सेंटर में चीफ जज बैठेगा, एक साइड में D1 D2 दूसरी साइड में D3 D4। A1 A2 दोनों कॉर्नर पर दिखते हैं जिससे उनको L शेप में वो एक साइड के L शेप का A1 कवर करता है और दूसरे साइड का पूरा L शेप FOP का है वो A2 कवर करता है। तो इस तरह से पूरी FOP जो है वो कवर हो जाती है। फिर T1 T2 FOP के दोनों साइड बैठते हैं, एक साइड T1 एक साइड T2। इसी तरह से E1 E2 भी दोनों साइड में बैठेंगे और स्टेज मैनेजर कोच एक साइड में रहेंगे, स्कोरर कम अनाउंसर और ज्यूरी अदर साइड। अब यहाँ पर जो माइक्रो मार्किंग होती है डी जज के हाथ में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज कहाँ होता है कि ये जो एक्यूरेसी आप पोस्चर है इसमें 4 मार्क्स ट्रेडिशनल में भी थे, इसमें भी है। माउंटिंग डिसमाउंटिंग में ट्रेडिशनल में 2 मार्क्स थे, यहाँ पर 3 मार्क्स हो जाते हैं। और जो स्टेबिलिटी और ट्रिमलिंग लेसनेस है इसमें वहां पर 1 मार्क्स था, यहाँ पर 2 मार्क्स हो जाते हैं। और रेस्ट जो बचा हुआ है ग्रेस प्रेजेंटेशन और स्ट्रेसलेसनेस इसमें 1 मार्क्स ही रहता है। तो इस तरह से डी जज के हाथ में टोटल 10 मार्क्स होते हैं और ये 10 मार्क्स किसके मल्टीपल में देता है? 0.25 के मल्टीपल में डी जज उसे एथलीट को देता है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, उसको 2 अटेम्प्ट अलॉट होते हैं। यदि वो 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाता है तो ये आसन का पोस्चर फिर वो उसे 0 मान लिया जाता है और अगर वो नहीं अटेंड करता है दो में भी तो वो 0 हो जाता है। 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है सेकेंड अटेम्प्ट में। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जब वो कर रहा है तो आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे, लेकिन अगर वो सेकेंड अटेम्प्ट लगा रहा है तो आउट ऑफ कितने मिलेंगे? 9। फिर अगर वो किसी भी तरह का सपोर्ट लेता है तो उसके जो पोस्चर एक्यूरेसी के जो मार्क्स होते हैं वो 4 डिडक्ट हो जाते हैं, उसको डिडक्ट करके मार्क्स मिलते हैं। तो अगर वो सपोर्ट लेके कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 5 मार्क्स तक ही मिल पाएंगे। ये डीजज की इस तरह से शीट होती है कि 10 आसन करने होते हैं, आप लोग को मालूम है किसी भी उसमें। तो ये इवेंट में हर इवेंट में 10 आसन के कोड होते हैं। फर्स्ट तो जो पहले से वो परफॉर्मेंस शीट पर एथलीट भरता है वो यहाँ पर पहले से नोट डाउन होते हैं, उनकी बेस वैल्यू यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो आपने 10 में से उसको मार्क्स दिए हैं वो मार्क्स यहाँ पर होते हैं और इन दोनों को जो बेस वैल्यू इंटू एग्जीक्यूशन वैल्यू
दोनों मल्टीप्लाई होके जो स्कोर आता है वो इसका फाइनल यहाँ पर स्कोर होता है उस आसन का। अब यहाँ पर 4 डिजिट होते हैं, तो ये 4 डिजिट के मार्क्स हैं यहाँ पर। ये 4 डिजिट में क्या होगा कि जिसके मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पर ये जो मैक्सिमम है और मिनिमम है उनको हटा देंगे, और उसके बाद जो बीच के 2 मार्क्स हैं, यहाँ पर 66 जो है ये मैक्सिमम आ गया है, और ये जो 64.25 है ये मिनिमम है, तो ये दोनों मार्क्स हट जाएंगे। D1 और D2 के मार्क्स का एवरेज निकलेगा। इस तरह से ये डीजेज का स्कोर क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यहाँ पर थोड़े से नाम को चेंज किया है। जो हम पहले आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर इस तरह से नाम से बुलाते थे, उसको कन्वर्ट किया है कलात्मक युगल। मतलब कलात्मक युगल का मतलब हुआ आर्टिस्टिक पेयर। तो आर्टिस्टिक पेयर में डीजेज की स्कोर शीट किस तरह से रहेगी? अगेन यहाँ पर बेस वैल्यू रहेगी, फिर यहाँ पर वो जो मार्क्स दे रहा है वो रहेंगे, फिर उसके जो मार्क्स बन रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो इधर आ जाएंगे। अगेन जो दूसरा प्लेयर है उसकी बेस वैल्यू रहेगी, फिर उसके एग्जीक्यूटिव मार्क्स जो आपने आउट ऑफ 10 दिए हैं वो रहेंगे। ये दोनों मार्क्स मल्टीप्लाई होकर SP2 बना लेंगे। तो इस तरह से ये दो मार्क्स मिल गए, SP1 SP2। इन दोनों का एवरेज आएगा, और एवरेज जो भी आएगा वो हो जाएगा उसका SP। अब ये SP के बाद जब ये हम पेयर की बात करते हैं तो एक और हमको 3 जगह मार्क्स देने होते हैं, प्लेयर 1 को, प्लेयर 2 को, और एक देना होता है पिरामिडियल परफॉर्मेंस फॉर्मेशन या पिरामिड के लिए। तो ये जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 10 देते हैं। तो इसमें चाहे वो कोई एक पिरामिड बनाए, या फिर वो दोनों किसी आसन को इस तरह से करें कि एक कोई सुंदर सा फॉर्मेशन बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देने होते हैं। और फिर इनका इन दोनों का एवरेज मतलब SP और SF, इन दोनों का एवरेज निकल के उसका फाइनल मार्क्स आता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस इसमें होते हैं। यहाँ पर भी वही होता है कि जो मैक्सिमम मिनिमम है उनको हटा के रेस्ट टू जजेस का एवरेज निकाल के फाइनल मार्क्स आता है। अब यहाँ पर जो हम रिदमिक पेयर शब्द यूज करते थे पहले इवेंट के लिए, उसके लिए यहाँ पर तालात्मक युगल, रिदमिक पेयर को उसका नाम दिया गया है। यहाँ पर भी सेम होता है कि ये उसके कोड है, उसकी बेस वैल्यू है। एथलीट 1 एथलीट 2 को मार्क्स दिए, उन दोनों का एवरेज यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर उसके स्कोर आ गए बेस वैल्यू से। इस एवरेज को बेस वैल्यू से, क्योंकि इसमें तालात्मक में क्या होता है कि दोनों एथलीट सेम आसन परफॉर्म करते हैं। आपने पिछले इसमें देखा कि ये 2 बेस वैल्यू दी हैं, यहाँ प्लेयर 1 की बेस वैल्यू, यहाँ प्लेयर 2 की बेस वैल्यू, क्योंकि ये लोग डिफरेंट आसन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब रिदमिक में आते हैं तो वो दोनों एक ही आसन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसीलिए देखिए एक ही बेस वैल्यू दी है, तो यहाँ पर इसका एवरेज निकला, और एवरेज जो है वो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से उसका स्कोर आएगा। तो ये रिदमिक में होता है। और फाइनल स्कोर का वही है कि जो मीडियम के 2 हैं, मैक्सिमम मिनिमम को हटाकर जो 2 जज के मार्क्स हैं उनका एवरेज रहेगा। और अभी ये ग्रुप नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो ये इस तरह से आपका डी जज का ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं ए जज पे और टी जज पे। शीट दिख रही है? थम्स अप करके बता दें। दिख रही है। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं ए जज पे।
तो ए जज का मतलब क्या होता है? आर्टिस्टिक जज। आर्टिस्टिक जज का क्या होता है? जो दोनों कॉर्नर्स पे हमने A1 A2 की सिटिंग अरेंजमेंट में देखा था। तो ये आर्टिस्टिक जज जो होता है, इसका काम क्या होता है कि जो एथलीट परफॉर्म कर रहे हैं उनके डांस स्टेप देखना, कॉस्ट्यूम देखना, थीम देखना, कैरेक्टर देखना, एक्सप्रेशन देखना, उनकी रिदम देखना, म्यूजिक देखना, मेकअप देखना, यूज ऑफ फ्लोर देखना। तो ये सारी चीजें देख के मार्क्स देता है आर्टिस्टिक जज। साथ में आर्टिस्टिक जज के हाथ में कुछ पेनाल्टी भी रहती है जो हम आगे देखेंगे। तो अब ये जो न्यू सीओपी आई है इसमें चेंज क्या हुआ है? अभी जैसे पहले बताया था, आर्टिस्टिक योगासना सिंगल को क्या बोला है? कलात्मक एकल योगासना। आर्टिस्टिक योगासना पेयर को बोला है कलात्मक युगल योगासना। रिदमिक योगासना पेयर के लिए नाम दिया है तालात्मक युगल योगासना। और समूह के लिए, जो ग्रुप के लिए होता है आर्टिस्टिक योगासना ग्रुप, उसके लिए दिया है कलात्मक समूह योगासना। तो इस तरह से इनके नामों में चेंज किया गया है। जितना भी हम यहाँ पर ज्यादातर रेड मार्क कर रहे हैं वो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। अब नंबर ऑफ जजेस, ए जज कितने होते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी हैं, चाहे वो सिंगल हो, पेयर हो या ग्रुप हो, सभी में जो आर्टिस्टिक जज होते हैं वो 2 होते हैं, A1 और A2। तो ये फिक्स है कि सभी में 2 होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर एक जो मेजर चेंज किया है सीओपी में, कि इसके पहले तक हम आर्टिस्टिक जज के हाथ में 40 मार्क्स को लेके चलते थे, उसको यहाँ 20 कर दिया गया है। सारे इवेंट्स में अब ए जज के हाथ में कितने मार्क्स रहेंगे? कुल 20 मार्क्स रहेंगे। और वो किस तरह से डिवाइड रहेंगे? ये आर्टिस्टिक जज की शीट है, और यहाँ पर भी जो फाइनल ए मार्क्स, ए जज के मार्क्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? A1 A2 दोनों के मार्क्स को का एवरेज निकाल के उस एथलीट के आर्टिस्टिक जज के मार्क्स निकलेंगे। अब यहाँ पर ये इसकी शीट है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसके पास 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो मार्क्स एथलीट को देता है। पहला होता है कॉस्ट्यूम, फिर होता है थीम एंड म्यूजिक, फिर कैरेक्टर और एक्सप्रेशन, रिदम एंड आर्टिस्टिक स्टेप और यूज ऑफ फ्लो। इसके अलावा जब हम रिदमिक की बात करते हैं, तालात्मक की, तो वहां पर एक सिंक्रोनाइजेशन, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बाकी आर्टिस्टिक या कलात्मक जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें ये 5 पॉइंट्स होते हैं ए जज के हाथ में। इसमें कॉस्ट्यूम में 1 मार्क्स होता है, थीम म्यूजिक में 1, कैरेक्टर एक्सप्रेशन में 3 मार्क्स होते हैं, रिदम और आर्टिस्टिक स्टेप में 10 होते हैं, यूज ऑफ फ्लोर में 5 होते हैं। अब यह जो आर्टिस्टिक जज के हाथ में पेनाल्टी होती है वो केवल 2 जगह होती है, एक तो आर्टिस्टिक स्टेप के लिए और दूसरी यूज ऑफ फ्लोर के लिए। तो ये 2 पेनाल्टीज होती हैं, और ये किसके? 0.25 के मल्टीपल में ही पेनाल्टी दी जाती है। अब हम देखेंगे पहले सिंगल के लिए। तो आर्टिस्टिक सिंगल जो है उसके लिए हमेशा जो शुरुआत है वो एथलीट को कोई भी ग्रीटिंग पोस्चर्स, नमस्ते या जो भी वो यूज करना चाहे वो करना चाहिए। फिर इसमें जो एथलीट है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें उसमें उसको इन्वॉल्व करना है। और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से बताया है कि ये जो इवेंट्स होंगे ये मैन एंड वुमेन के सेपरेट होंगे, मिक्स कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। अब इसमें कुल जो भी एथलीट है उसको 10 आसन परफॉर्म करने हैं, और ये 10 आसन उसको किससे चूज करने हैं? वही जो ऑप्शनल आसना चार्ट है उसमें से चूज करने हैं, और सभी में से एक एक आसन को चूज करना है। तो 10 चार्ट में से 10 आसन को वो चूज करेगा। अब जब हम आर्टिस्टिक सिंगल की बात करते हैं तो इसका 2 तरह के यहाँ पर टाइम होते हैं। टीजज भी है, आपने देखा था। तो 2 तरह के यहाँ पर टाइम होते हैं। एक तो ये होता है कि जब उसने शुरू किया परफॉर्म और जब खत्म किया, तो टोटल उसको कितना टाइम लगा, जिसको होल टाइम कहते हैं या जिसको TW से दर्शाते हैं। और फिर वही दूसरा होता है कि जो उसने 10 आसन किए तो हर आसन में उसने होल्ड कितनी देर किया, तो वो इंडिविजुअल आसन का, तो वो TA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से TW और TA 2 टाइम जिसके हाथ में 2 तरह से उसको टाइम
मेजर करना होता है। तो यहाँ पर जो होल टाइम होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन में कुल कितना टाइम लगा, वो कितना होना चाहिए, 150 टू 180 सेकेंड, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और इसके मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। और एथलीट को हर आसन में, जो वो 10 आसन कर रहा है, तो उसको मिनिमम 5 सेकेंड हर आसन में रुकना है। यदि वो 5 सेकेंड से कम करेगा तो क्या होगा कि उसके जो मार्क्स हैं उस आसन के वो उसे नहीं मिलेंगे, वो जीरो माना जाएगा। तो इसीलिए उसको हर आसन में 5 सेकेंड मिनिमम रुकना है। तो 5 से एक 7 सेकेंड का एक अल्टीमेट स्लॉट चलता है कि उतना वो रुक सकता है। और जो एथलीट है वो एक पोस्चर करेगा, उसके बाद दूसरा पोस्चर करेगा, तो बीच का जो गैप है उसको सिंक्रोनाइज किससे करना है, म्यूजिक से और आर्टिस्टिक स्टेप से, जिसके मार्क्स ए जज के हाथ में होते हैं। अब कॉस्ट्यूम, तो कॉस्ट्यूम के लिए जरूरी है कि नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो और नेक राउंड हो, कोई हैवी कट ना हो, इस तरह का डेकोरेशन ना हो कि उसकी फिगर को वो हाइड कर ले, जैसे बहुत अधिक फ्रिल्स होना या बड़ी बड़ी फ्रिल्स होना। सारा कॉस्ट्यूम टाइट फिटिंग का हो और थीम के अकॉर्डिंग हो। जिस थीम पर वो परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो कॉस्ट्यूम है वो होना चाहिए। और उस वो स्लीव हो, हाफ स्लीव हो या फुल स्लीव हो, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। हेयर स्टाइल नीट एंड क्लीन हो और उसका मेकअप डिसेंट हो और इस तरह से हो कि वो उसकी आइडेंटिटी को हाइड ना करे, कि प्लेयर फेस से पहचान में आ जाए कि वो कौन है। और इसमें जो मार्क्स हैं वो 1 मार्क्स हैं। और इसमें डिडक्शन ए जज कैसे करेगा, 0.25 मार्क्स से के मल्टीपल उसमें वो उसको डिडक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट आता है थीम एंड म्यूजिक। तो जो थीम और म्यूजिक है वो दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। और उसके बाद में जो उसके एक्शन है, आर्टिस्टिक स्टेप जो लेता है वो भी उसके म्यूजिक से, उसका हर एक बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें भी उस म्यूजिक और थीम से मैच करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो म्यूजिक डिसेंट होना चाहिए, यदि वो डिसेंट नहीं है तो वहां पर भी डिडक्शन हो सकता है। अगर वो कोई वेस्टर्न म्यूजिक या ऐसा लेता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में ले सकता है। और ये म्यूजिक उस एथलीट को एक पेन ड्राइव में सेव करना है, जिसके ऊपर उसका नाम, चेस्ट नंबर, उसकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री और उसकी जो कैटेगरी है, जिस इवेंट को वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऐसे एक पेन ड्राइव में होना चाहिए। और उस पेन ड्राइव में उस म्यूजिक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें 2-3 म्यूजिक हो, एक सिंगल म्यूजिक होना चाहिए। अगर वो रॉन्ग म्यूजिक प्ले करता है या कोई उसके म्यूजिक में बार बार कोई रुकावट आती है तो फिर उसको बोल सकते हैं कि टेक्निकल जो साउंड है, टेक्निकली वो उसको बात करे और फिर उसको ठीक कराए। फिर उसके बाद में अगर किन्हीं कारणवश उसका म्यूजिक रुकता है या कोई मान लीजिए वो प्रिपेयर नहीं है और म्यूजिक चालू हो जाता है, तो उस कंडीशन में चीफ जज म्यूजिक को फिर से शुरू करा सकता है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण रुक जाता है तो चीफ जज चाहे तो वो अपने विवेक से निर्णय लेके उसे फिर से कर सकता है। अब इसमें टोटल मार्क्स थीम एंड म्यूजिक में 1 है और जहां पर डिडक्शन कैसे होगा, 0.25 के मल्टीपल में। फिर फोर्थ आते हैं हम कैरेक्टर और एक्सप्रेशन। तो उसको कोई एक अच्छा सा कैरेक्टर और थीम के अकॉर्डिंग कैरेक्टर होना चाहिए और उसका अपना थीम और कैरेक्टर का कनेक्शन होना चाहिए, प्लस उसके जो एक्सप्रेशन है वो भी उस कैरेक्टर से कनेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद जब वो 2 पोस्चर के बीच में उसका गैप आता है तब उसको उस कैरेक्टर को पूरा एक्सप्रेस करते आना चाहिए। और इसके बाद में जो पूरा परफॉर्मेंस है उसमें उसके बॉडी के सभी पार्ट, जैसे हेड, शोल्डर, ट्रंक, आर्म्स, लेग्स, ये सभी फेस, सभी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। और मेन इसमें ये देखना है कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी म्यूजिक के हिसाब से होना चाहिए। परफॉर्मेंस एथलीट का बहुत ही सुंदर, ग्रेसफुल होना चाहिए। कोई प्रॉप्स इसमें अलाउ नहीं होते हैं।
यहाँ पर इसके लिए टोटल मार्क्स 3 मार्क्स होते हैं और जिनका डिडक्शन भी 0.25 के मल्टीपल में होता है। और जहां जहां ये कैरेक्टर को लूज करता है या एक्सप्रेशन को लूज करता है तो वहां वहां एजेज जो है वो 0.25 मार्क्स को कट कर सकता है। अब यूज ऑफ फ्लोर पर आते हैं। तो यूज ऑफ फ्लोर में आपने देखा था कि सिंगल के लिए 8x8 मीटर का फ्लोर होता है और एथलीट के लिए ये कंपलसरी होता है कि वो मैक्सिमम फ्लोर एरिया को यूज करे, मतलब चारों कॉर्नर और सेंटर सभी जगह को वो फ्लोर को यूज करें। अब यहाँ पर टचिंग या क्रॉसिंग, यदि उसकी मान लीजिए 8x8 का उसका एरिया है और 8x8 के बाद दूसरे कलर की एक लाइन डली रहती है, तो यदि वो 8x8 के एरिया को क्रॉस करता है, तो यदि मान लीजिए ये वो लाइन है और वो ऐसे हवा में उसका कोई भी बॉडी पार्ट क्रॉस होता है तो किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए लाइन के बाहर उसका लेग टच कर जाता है तो वहां पर ए जज के हाथ में पेनाल्टी होती है और वो उस पेनाल्टी को उस एथलीट को दे सकता है। और साथ ही अगर मान लो वो जो पूरा एरिना का फ्लोर है उसे पूरा यूज नहीं करता है, कुछ एरिया को छोड़ देता है, तो वो फिर 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को काटेगा। ए जज के पास एक फ्लैग होता है कि जितनी बार भी वो बाउंड्री को ट्रेसपास करेगा उतनी बार उस फ्लैग को वो रेस करेगा और ये दोनों जजेस के, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों जजेस के पास होता है। टोटल जो यूज ऑफ फ्लोर में होते हैं 5 मार्क्स होते हैं और जिसमें से वो 3 मार्क्स तक, यहाँ पर कैपिंग है, लॉकिंग कैप है, वो है 3 मार्क्स तक ही डिडक्ट कर सकता है। मतलब 2 मार्क्स तो कंपलसरी है कि उसको देना ही देना होगा। और पेनाल्टी का भी आपको हमने बता दिया कि जितनी बार वो बाउंड्री के बाहर लाइन को टच करता है तो उतनी बार ए जज उसे पेनाल्टी उसे देगा। अब इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट सेम ही रहेगा जो हमने पहले हम देख चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करती हूँ। रिदमिक स्टेप और आर्टिस्टिक स्टेप। तो यहाँ पर जब भी एथलीट एक आसन से दूसरे आसन में जाता है तो वो चूंकि उसको पूरी एफओपी कवर करनी होती, तो मान लीजिए वो सामने के लेफ्ट कॉर्नर में, तो सामने के पीछे के लेफ्ट कॉर्नर में जाता है, तो जब वो एक आसन से दूसरे आसन के बीच में जो गैप होता है वहां पर उसको आर्टिस्टिक स्टेप को इंक्लूड करना पड़ेगा। और वो जो आर्टिस्टिक स्टेप हैं वो म्यूजिक की स्पीड से, उसके थीम से, इन सभी के नेचर को मैच करना कंपलसरी है। और अगर वो मान लीजिए कोई फास्ट बीट वाली म्यूजिक चल रही है और वो स्लो स्टेप लेता है, मतलब वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर एजेज जो है मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि स्लो स्लो म्यूजिक चलती है और एकदम फास्ट हो जाती है, तब भी आप ए जज ये देखेगा कि स्लो म्यूजिक में उसके जो आर्टिस्टिक स्टेप थे वो किस तरह थे और जब फास्ट हुए तो उसके स्टेप भी फास्ट हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद उनका सिंक्रोनाइजेशन कैसा है ये उन्हें देखना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीजें हैं, एक्रोबेट जो दिए हुए हैं बस उन्हीं को वो यूज कर सकता है, बाकी जो एक्रोबेट होते हैं वो नॉट अलाउ होते हैं। प्रॉप्स यहाँ पर कोई भी नहीं, या अननेसेसरी जो भी स्टेप्स हैं वो कोई भी नहीं यूज करेंगे। दोनों आसन के बीच में अननेसेसरी रुकना नहीं है, मतलब कि अगर प्लेयर यदि सिंपल खड़ा हो गया तो वो भी मार्क्स डिडक्शन का कारण बनता है। यहाँ पर ए जज के हाथ में कितने हैं, रिदम और आर्टिस्टिक स्टेप के लिए 10 मार्क्स हैं। और जब भी लेक ऑफ फ्लो स्टेप, नो कॉन्फिडेंस, मूवमेंट्स नहीं है, लैक ऑफ उसकी प्रॉपर जो है वो मर्ज नहीं कर पा रहा है, उसका पोस्चर या ट्रांजेक्शन अच्छा नहीं है, तो उसमें वो हर बार जितनी बार भी ये मिस्टेक होगी जो ए जज है वो 0.25 के मल्टीपल में या 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर सकता है हर बार। अब यदि वो रिदम को भी मिस करता है तब भी वो 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। अब हम आते हैं कलात्मक युगल, मतलब आर्टिस्टिक पेयर। आर्टिस्टिक पेयर में जैसे आप देख रहे हैं कि 2 एथलीट होते हैं जो एक साथ परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पर जो 2 एथलीट हैं वो 2 डिफरेंट तरह के आसन करेंगे। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत क्लियर कर लीजिए
कि आर्टिस्टिक पेयर में दो एथलीट दो डिफरेंट आसन करेंगे एक समय में, लेकिन वहीं जब हम रिदमिक में आते हैं तो दो दो जो आर्टिस्टिक, वहां पर भी पेयर है तो दो आर्टिस्टिक होंगे, तो वहां पर जो दो एथलीट हैं वो सेम आसन परफॉर्म करेंगे, और वो इतना सेम होगा कि जैसे मिरर इमेज होती है ना, कि अगर किसी ने किसी आसन को लेफ्ट साइड से लगाया है तो दूसरा उसका जो को एथलीट है, उसका साथी, वो भी उसको लेफ्ट साइड से ही करेगा, तभी उनको मार्किंग मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि वो 10 डिफरेंट आसन करेंगे, और हर आसन में यहाँ पर भी सेम है कि 5 सेकेंड उनको रुकना है, सेम टाइम पे करना है। और दोनों को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि जब ये परफॉर्म करते हैं, तो देखिए अभी जैसा ये पिक्चर में दिख रहा है ना, इस चीज को हम कहेंगे पिरामिड। पिरामिड का मतलब होता है कि जो नीचे वाला प्लेयर है वो फ्लोर पर है, और जो ऊपर वाला प्लेयर है उसके ऊपर फर्स्ट लेयर जो क्रिएट कर रहा है उसका बॉडी का कोई भी पार्ट फ्लोर से टच नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ऊपर वाला जो प्लेयर है उसका बॉडी का कोई पार्ट फ्लोर से नहीं टच कर रहा है। तो ये ऐसे 3 फॉर्मेशन अलाउ होते हैं पूरे 10 आसन के दौरान, केवल 3 फॉर्मेशन वो पिरामिड के ले सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला प्लेयर जो जो भी आसन कर रहा है, ये तो किससे रहेगा, जो हमारे ऑप्शनल 10 आसन चार्ट है, लेकिन जो नीचे वाला प्लेयर जो आसन परफॉर्म कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे ऑप्शनल आसन चार्ट से ही हो। तो यहाँ पर जब उसकी परफॉर्मेंस शीट में वो शीट भरेगा तो यहाँ पर जो आसन कोड है वो क्या आएगा, BAS, सॉरी BAC, मतलब बेस आसन। तो ये आसन चार्ट से डिफरेंट भी ले सकता है। तो अब इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, जो ऊपर वाला आसन करेगा उसकी जो मार्किंग होगी, जो बेस वैल्यू होगी, वही नीचे वाले की होगी। तो इसका ध्यान रखें। प्लस यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, तो जो 3 बार इनको पिरामिड करना अलाउ है, तो जो बेस है वो कोई भी एक एथलीट केवल 2 बार बन सकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों बार एक ही एथलीट बेस में जा रहा है और दूसरा जो है वो ऊपर आ रहा है फर्स्ट लेयर में। तो सिर्फ 2 बार वो बेस में आ सकता है कोई भी एक एथलीट। कॉस्ट्यूम जो है वो सेम है जो हमने कलात्मक एकल में देखा था। रिदम म्यूजिक भी सेम है, कैरेक्टर भी सेम है। यूज ऑफ फ्लोर में क्या चेंज होगा, वहां 8 बाई 8 मीटर में होता है, यहाँ पर 10 बाई 10 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे एक पॉइंट स्पेशल ऐड है कि जो 2 प्लेयर हैं तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो चाहे बोल के हो चाहे इशारे से हो। अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो उन पर 0.5 मार्क्स की पेनल्टी हर कम्युनिकेशन पे जाएगी। तो रिदमिक हो या आर्टिस्टिक हो, दोनों में ये एक क्लॉज जुड़ा हुआ है कि नॉट अलाउड टू कम्युनिकेशन, और इफ दे आर कम्युनिकेट तो उन पर पेनल्टी 0.5 मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पर भी जो स्कोर बनेंगे वो A1 A2 का एवरेज करके स्कोर बनेगा। शीट यहाँ पर भी सेम रहेगी, ये A जज की रहेगी और ऐसी ही शीट A2 की रहेगी। तो यहाँ पर ये शीट सेम रहेगी, सेम पेनल्टी है। उसके बाद हम आते हैं रिदमिक पर। तो रिदमिक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो रिदमिक को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए दोनों सेम आसन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो 10 आसन वो 10 डिफरेंट चार्ट से लेंगे, तो वो 10 आसन दोनों के सेम रहेंगे। अब यहाँ पर एक और है कि रिदमिक में बॉडी टच नहीं कर सकते। जैसे आर्टिस्टिक में उनने पिरामिड बनाया या कोई फॉर्मेशन बनाया तो वो बॉडी टच करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टच अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर पिरामिड या फॉर्मेशन का कोई भी सवाल नहीं होगा। सिंपल इनको 10 आसन करने हैं, दोनों को सेम करने हैं मिरर इमेज के जैसे। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है बॉडी टच टू ईच अदर वाइल परफॉर्मिंग इज नॉट अलाउड। मतलब किसी भी तरह से बॉडी टच, यदि मान लीजिए वो टच करता है तो वहां पर उसको पेनल्टी दी जाएगी। कॉस्ट्यूम सेम है, 1 मार्क्स है। थीम सेम है यहाँ पर भी, उसके लिए 1 मार्क्स है। कैरेक्टर भी 3 मार्क्स है।
और सेम उसके सारे रूल्स हैं। यूज ऑफ फ्लोर में बस अंतर क्या है कि यहाँ 10 by 10 मीटर का रहेगा और 5 मार्क्स हैं। वही चीजें हैं कि पूरा यूज करना है जितना भी एफओपी है, और ट्रेस पासिंग पर पेनाल्टी है। अब यहाँ पर एक चीज स्पेशल चटवा आता है, वो आता है रिदम, सिंक्रोनाइजेशन एंड आर्टिस्टिक स्टेप। तो यहाँ पर ये देखना है कि वो जो दो एथलीट सेम आसन सेम समय पे कर रहे हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन कैसा है। यदि सिंक्रोनाइजेशन की उनमें कमी है तो अगेन 0.25 के मल्टीपल में हर बार उनके मार्क्स कटेंगे। कम्युनिकेशन का यहाँ भी है कि वो कम्युनिकेशन अलाउ नहीं है, और जितनी बार भी वो करते हैं तो 0.5 मार्क्स की पेनाल्टी होगी। बॉडी टच अलाउ नहीं है, यदि बॉडी टच वो करते हैं तो पेनाल्टी 1 मार्क्स की वहां पर होगी। अननेसेसरी स्टेप नहीं करने, उसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर वो कहीं भी रिदम को मिस करते हैं तो वही 0.25 में उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अब इस तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये आर्टिस्टिक, ये शीट शायद गलत ली गई है क्योंकि ये इसकी नहीं है। यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन, और तो ये शीट रिदमिक की है, इसको हम अभी ना देखें। समूह चूंकि अभी हमें करना नहीं है तो समूह देखने की जरूरत नहीं है। अब एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं आती है, एक और जज होता है टी जज। तो टी जज का क्या काम होता है? टी जज का जो काम होता है वो उसके पास, टी जज के पास 10 मार्क्स होते हैं। तो उसको 10 मार्क्स में से मार्क्स देने होते हैं एथलीट को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके पास TW मतलब होल परफॉर्मेंस टाइम, और TA मतलब आसन परफॉर्मेंस टाइम, तो 5 मार्क्स होते हैं। तो 10 आसन में 0.5 मार्क्स ईच आसन में होते हैं। मल्टीपल 10 करेंगे तो 5 मार्क्स हो जाएंगे, और 5 मार्क्स होते हैं उसके होल परफॉर्मिंग टाइम में। तो यदि मान लीजिए आपको, जैसे मैंने बताया था कि 150 से 180 सेकंड तक ही उसको करना है, तो 150 से यदि वो 160 सेकंड तक में अपना परफॉर्मेंस खत्म कर देता है, होल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। यदि मान लीजिए वो 161 से 170 तक में परफॉर्म करता है तो 4 मार्क्स होते हैं, और 171 से 180 तक करता है तो 5 मार्क्स उसको पूरे मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हर आसन में 5 सेकेंड होल्ड करता है। तो अगर 5 सेकेंड उसने कंप्लीट किया है तो उसको एक आसन में 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 आसन में इस तरह से 5 हो जाएंगे। और उसके पास 2 स्टॉप वॉच होती हैं, तो जिससे एक स्टॉप वॉच से तो वो आसन का टाइम देखता है, और सेकंड जो स्टॉप वॉच होती है उससे वो होल टाइम देखता है। तो इस तरह से यहाँ टी जज का काम होता है कि वो सारी चीजों को देखता है। तो यहाँ पर हमने ये सारे जजेस जो हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब कोई और डिस्कशन वगैरह हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग